जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो मैट्रिसेस में आप कहते हो कि मैट्रिसेस के लिए आपके पास क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, जिसमें आप लोग ये कहते हो कि जी ये हमारे पास ये जो लैम्डा है ये अगर मैट्रिसेस हैं, आप लोग फिर उसमें ए माइनस लैम्डा आई वगैरह, मेरा हाल है इस तरह था, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के तो इसमें लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो एंड दीज वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज, अब आइगन वैल्यू क्या करती है? आइगन वैल्यू आपके पास, जब आपके पास यहाँ पे ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे जब आप चेक करते हो तो ये लैम्डा हमें आइगन वैल्यू ये बताती है कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर ये नेगेटिव वैल्यूज हैं तो मैग्नीट्यूड जो है वो, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट कर देता है क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। इसी तौर पर हम इंटीग्रल इक्वेशंस में आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने लगे हैं, और वो किस तरह होगी? वो जिस तरह हमने चैप्टर 1 में इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y of x एंड कन्वर्टिंग y of x इनटू y of t, दिस सेम विल बी द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग होमोजेनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस। अब यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, तो ये वाली जो है दिस वन इज फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और इसमें आपके पास स्टार्टिंग में कोई फैक्टर नहीं है। जैसे यहाँ पे आपके पास अगर f of x वगैरह आ जाए और यहाँ पे g of x था, ये मल्टीप्लाई होके, दैट वाज स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। अब यहाँ पे आपके पास f of x नहीं है, इट मींस f of x इज इक्वल टू 0 एंड g of x इज इक्वल टू 1, सो दिस इज फ्रेडहोम होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें जब आपके पास लैम्डा की वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे बाय सॉल्विंग दिस इंटीग्रल इक्वेशन, इफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये तो पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, y of x is equal to 0, so this is ट्रिवियल सोल्यूशन। जब वैल्यू ऑफ लैम्डा 0, तो हमारा कंसर्न जो है ट्रिवियल सोल्यूशन के साथ नहीं है, वी विल बी लुकिंग फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैलकुलेट करेंगे जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए, तो आपको याद है जब आप होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करते हैं फॉर विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन दैट विल गिव अस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, और अगर नॉट इक्वल टू 0 तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो हम लोग जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी, वी फाइंड देयर डिटर्मिनेंट एंड पुट दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम देयर वी गेट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा जो है वो हम लोगों के पास नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ लैम्डा होनी चाहिए। नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ लैम्डा जो होगी उनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें फंक्शन मिलेगा एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। जिस तरह यहाँ पे y ऑफ x की जगह फाई ऑफ x लिखा है जिसको हम लोग आइगन फंक्शन बोलते हैं। दोबारा से हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि नॉन जीरो। कई क्वेश्चंस होंगे जिसमें वैल्यू ही जीरो मिल जाएगी, तो उसमें आप लिख दोगे कि इसकी आइगन फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंगली जो फंक्शन मिलेगा दैट इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। और हम लोग सिमेट्री को मेंटेन रखने के लिए इसमें क्या किया गया कि जितने भी कांस्टेंट्स फाइनल आंसर में आएंगे, वी पुट दोज कांस्टेंट्स इक्वल टू 1, यूनिटी के इक्वल, ताकि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो y ऑफ x विल बी इक्वल टू सम फंक्शन। और वो फंक्शन किस तरह का होगा? फंक्शन आपके पास जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ x आपके पास आ जाएगी। अब क्योंकि आप लोग फ्रेडहोम को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसमें आपके पास अपर और लोअर दोनों लिमिट्स जो होंगी वो कांस्टेंट ही आएंगी। इसमें हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एग्जांपल्स हैं इसकी। लेक्चर 5 जो है हमारे पास, उसमें determinant of lambda that will be equal to 0 for non-trivial solution, and from where we get the value of lambda
और उस वैल्यू ऑफ लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें जो है क्या मिल जाएगा, आइगन फंक्शन मिल जाएगा। ये एग्जांपल नंबर्स हैं जो हमने करने हैं। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 इसका पार्ट 1 एंड 1 अप टू 4, क्वेश्चन 2 के 1 अप टू 4 एंड 6 पार्ट। मैंने लिखा है क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्कीम क्या होगी कि हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जितनी भी इक्वेशंस होंगी वी डील विद टू इक्वेशंस। दो इक्वेशंस अगर होंगी, दो अननोन होंगे C1 और C2, उनकी इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा। डिटर्मिनेंट उसका फाइंड करें, पुट इट इक्वल टू 0, वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और फिर सीज की फॉर्म पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास डीजनरेट कर्नल्स हैं, सेपरेबल कर्नल्स हैं, तो इसका मतलब है इनमें कर्नल आप स्प्लिट करेंगे। ये एग्जांपल 1 है। अगर आप सोल्यूशन देखते हैं इसका तो क्या है कहा हुआ है इसमें, एग्जांपल 1 जो है, solve the homogeneous Fredholm equation this और find eigen values and eigen functions of homogeneous integral। दोनों टाइप पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमें पता है कि हमारा कर्नल जो है इसमें डीजनरेट होगा, स्प्लिट होगा, तो इसमें तो टी एक ही या प्लस की फॉर्म पे है ही नहीं है कर्नल, तो इसलिए ये स्प्लिट किस तरह होगा कि आप जो किसके कॉरस्पॉन्डिंगली इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, सो वी टेक ई रेज़ टू पावर एक्स आउट ऑफ द इंटेग्रल। इसको हम लोगों ने इंटेग्रल से बाहर ले लिया, लैम्डा ई रेज़ टू पावर एक्स 0 to 1 टी वाई ऑफ टी डी टी। अब करेंगे क्या कि जो आपके पास इंटेग्रल बन जाएगा, हमने क्योंकि इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये सारा जो इन फॉर्म ऑफ टी इंटेग्रल होगा, लेट इट बी इक्वल टू सी। इसको हमने कह दिया कि ये सी के इक्वल है। अब इक्वेशन 1 क्या बन गई, y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा ई रेज़ टू पावर x इनटू सी। अब मैंने सॉल्व किसको करना है, सी को, ताकि यहाँ पे मेरे पास सी की वैल्यू आए, लैम्डा की वैल्यू आए, फिर मैं आगे कुछ क्वेश्चन में जा सकूं। तो सी की वैल्यू के लिए वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y ऑफ टी। y ऑफ टी चैप्टर 1 की तर्ज पे y ऑफ x में व्हेन वी रिप्लेस x बाय t वी गेट y ऑफ t इज इक्वल टू लैम्डा c as it is e raised to power t. Now we put value of y of t in equation 2 for solving c. c बन गया e raised to power t लैम्डा c e raised to power t dt। ये कहाँ से आया, लैम्डा c e raised to power t वैल्यू ऑफ y ऑफ t। अब यहाँ से लैम्डा c बाहर आ गया, e raised to power 2t का इंटेग्रल ये बन गया e raised to power 2t over 2। इस पे जब मैंने लिमिट्स अपर लोअर लिमिट अप्लाई की तो ये आ गया। अब इनको सारों को क्योंकि सी और लैम्डा कैलकुलेट करना, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 पुट किया। अब यहाँ से जब मैं देखें तो सी कॉमन आ सकता है। अगर मैं सी कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या रिमेनिंग रह गया, 1 माइनस लैम्डा ओवर 2 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 1, और ये सारा इक्वल टू 0। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, इधर c इज इक्वल टू 0 और इधर दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0। अगर हम c को कह देते हैं कि c इज इक्वल टू 0 है, तो c इज इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो आपके पास बन जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास फिर जो है आइगन फंक्शन नहीं बनेगा। तो फिर हम क्या कहेंगे कि c इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है c इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये वाला फैक्टर जो है 1 माइनस लैम्डा ओवर 2 ई स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 2 एलसीएम लिया तो 2 माइनस लैम्डा ई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि बन गई 2 ओवर ई स्क्वेयर माइनस 1। दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। अब इस आइगन वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट करूँ कि मुझे आइगन फंक्शन मिले, जहाँ पे आपने y ऑफ x बनाया था। ये y ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लैम्डा जो कि ये है 2 ओवर ई स्क्वेयर माइनस 1 ई रेज़्ड पावर x इंटू सी। इनको अब मैं वापस लैम्डा की वैल्यूज को लेके जाता हूँ अपनी इक्वेशन जिसमें मैंने y ऑफ x को सॉल्व किया था। तो जब मैंने वहाँ पे ये वैल्यू पुट की तो मैंने कहा था जितने भी कांस्टेंट होंगे उन सबको सिमेट्री के लिए भी पुट दोज इक्वल टू 1। इसको हमने इक्वल टू 1 पुट किया तो y ऑफ x जो है y ऑफ x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, e raised to power x। दिस इज रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन
वैल्यू दैट वाज 2/e² -1। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये आइगन फंक्शन और आ गया। y of x is equal to lambda 2 of xt minus 4x square y of t dt। सेपरेट किया lambda as it is 2x ty of t 4x square y of t dt। now we are putting y of t dt and ty of t dt equals to टू कॉन्स्टेंट्स। एक ये बन गया c1, एक को कह दिया, एक को मैंने c2 कह दिया। अब मैं c1 और c2 दोनों को सॉल्व करूंगा। फॉर c1 एंड c2 वी हैव टू फाइंड y of t। सो इन वन y of x becomes y of x is equal to lambda 2x c1 minus 4x square c2। अब हमें y of x मैंने लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, हमें तो y of t चाहिए, तो इसमें रिप्लेस किया x को t से, तो ये y of t की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ। एक दफा c1 को c1 में लिखूंगा मैं t इंटू दिस वैल्यू ऑफ y of t। तो ये हमारे पास बन गया c1 इज इक्वल टू t इंटू वैल्यू ऑफ y of t। इसको आप लोगों ने c1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा c1, इसी तरह ये बन जाएगा t स्क्वायर, इसका इंटेग्रल लेंगे तो t क्यूब ओवर 3। 4 लैम्डा c2 इसी तरह ये बन गया t क्यूब, इसका इंटेग्रल लेंगे तो t 4 ओवर 4। 0 to 1 जब लिमिट सप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो है एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब इसमें क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, उनको आप लोग डिटर्मिनेंट को पुट करोगे इक्वल टू 0, तो वहां से आपके पास वैल्यू ऑफ लैम्डा आएगी। अब मैं c1 सॉल्व कर चुका हूं, अब मैं क्या करने लगा हूं, c2 को सॉल्व करने लगा हूं। c1 की ये इक्वेशन बन गई c1 और c2 की फॉर्म पे। अब मैं c2 को सॉल्व कर रहा हूं सेम उसी पैटर्न पे। अब मेरे पास 5 और 6 दोनों में वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं, c1 और c2। इसमें भी c1 और c2 वेरिएबल्स आ गए। अब मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने लगा फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा, और मुझे पता है कि मैंने वैल्यू ऑफ लैम्डा कौन सी फाइंड आउट करनी है, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगी उसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करूंगा। तो इक्वेशन 5 में मेरे कोएफिशिएंट्स जो हैं c1 और c2 हैं, और वेरिएबल c1 और c2 हैं, और उनके कोएफिशिएंट्स एक ये है और एक ये। और 6th इक्वेशन में मेरा एक कोएफिशिएंट लैम्डा है और दूसरा कोएफिशिएंट -4/3 लैम्डा प्लस 1 है। तो अब मैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ लैम्डा की वैल्यू के लिए। अब मैं इसमें जब लैम्डा की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जहाँ से मुझे लैम्डा की दो वैल्यूज मिल गई हैं। -3 रिपीटेड रूट है लैम्डा 1 और लैम्डा 2, वैसे इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे कि जो लैम्डा की वैल्यूज आ गई हैं, इन लैम्डा की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे ये चाहिए कि ये c1 और c2 में क्या लिंक बनता है, क्योंकि जो मेरे पास ये फंक्शन है इसमें मुझे एक ही फंक्शन चाहिए जो इक्वेशन 4 है, उसमें मुझे c1 और c2 में ऐसा रिलेशन चाहिए सो दैट आई कैन टेक c1 इक्वल्स टू c2 और c2 इक्वल्स टू c1 कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, जो लैम्डा की वैल्यू -3 आई है उसको मैं पुट कर रहा हूँ 5 में, और उसी वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ 6 में। अब मैंने जब उन वैल्यूज को 5 में और 6 में पुट किया तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई। 5 में पुट करने से मैं जब यहाँ पे 3 को पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में 3 पुट किया तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गए। यहाँ पे मेरे पास आ गया वो -3 था, तो ये 1 + 3 3c1 और ये -3c2, तो बन गया c1 - c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3c1 - 3 इक्वल्स टू c1 - c2 इक्वल्स टू। दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा तो वहां से मेरे पास बन गया, ये कैंसिल होकर 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट वी कैन गेट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ c1, क्योंकि यहाँ पे क्या वेरिएबल बन जाएगा, c1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास रह गया 0 × c1
एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो C1 को जो भी वैल्यू आप देंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू व्हेन दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 ही के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये है C1 की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ से हमें C1 और C2 में रिलेशन 8 में से नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूंगा, मैं 7 वाले में से जहां से मुझे C1 इज इक्वल टू C2 मिल गया, आई विल पुट दिस वैल्यू इनटू द वैल्यू कंटेनिंग y ऑफ x, जो कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 थी। अब मैं वापस इसको इक्वेशन 4 में पुट करता हूं, और वो क्या थी, इक्वेशन 4 हमारे पास ये थी, ये वाली। इसमें अब मैं पुट करना चाहता हूं 2x इज इक्वल टू y ऑफ x 2x, लैम्डा की वैल्यू क्या -3, C1 इसी तरह 4x स्क्वेयर, लैम्डा की वैल्यू -3, C2 और C1 में रिलेशन क्या है कि C1 इज इक्वल टू C2, तो इसकी जगह मैं C1 पुट करता हूं। देखते हैं क्या बनाई है। हाँ जी, y ऑफ x इज इक्वल टू 2x लैम्डा -4x स्क्वेयर, ये लैम्डा की वैल्यू सिंप्लीफाई किया, इनमें से कुछ कॉमन -6 C1, तो हमने कांस्टेंट जो है उसको किसके इक्वल फॉर सिमेट्री पुट कर रहे हैं, दैट 6 C1 इज इक्वल टू यूनिटी, ये माइनस था, विल बी इक्वल टू यूनिटी, तो ये 1 बन गया। तो बाकी ये आपके पास रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन बन गया फॉर द वैल्यू, कौन सी वैल्यू थी, फॉर आइगन वैल्यू -3 के कॉरस्पॉन्डिंगली ये आपके पास वैल्यू थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स जो है। एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें अब बच्चे जो मिस्टेक करते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं कि इसमें से वो sin x प्लस टी वाली पूरी वैल्यू को सपोज कर लेते हैं t के इक्वल, जबकि हमें पता है कि हमारा कर्नल जो है वो स्प्लिट हो सकता है। तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया। अब पहले वाली टर्म में से हमें मिल गया sin x cos t y ऑफ टी डी टी, सेकेंड टर्म में से cos x sin t y ऑफ टी डी टी, लैम्डा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, sin x पहले इंटेग्रल से बाहर आ गया, रह गया cos ऑफ t y ऑफ t, cos x दूसरे इंटेग्रल से बाहर आ गया sin t y ऑफ। अब यहाँ पे फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक आप cos ऑफ t वाले को सपोज कर लोगे, दिस वन विल बी इक्वल टू C1 एंड दिस वन विल बी इक्वल टू C2, तो ये बन गया लैम्डा sin x C1 प्लस लैम्डा cos x C2। यहाँ पे अब मेरे पास C1 और C2 को सॉल्व करने के लिए y ऑफ t चाहिए। y ऑफ t मुझे पता है कि क्या बन जाएगा sin t, और यहाँ पे cos t, और यहाँ पे आपके पास y ऑफ t बन। इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। जब मैंने इन वैल्यूज को पुट किया तो देखते हैं कि इंटेग्रल किस फॉर्म पे सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे आपके पास जो इंटेग्रल सॉल्व हुआ वो ये बन गया cos t sin t, दूसरा cos स्क्वायर t बन गया। यहाँ पे इसको हम लोगों ने ये किया कि साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, बेशक आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो साइन 2t का फॉर्मूला लगा दें। हमने क्या किया कि साइन का डेरिवेटिव cos t मौजूद था, पावर रूल अप्लाई कर दिया, इधर ये बन गया cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t पे हमने डबल एंगल फार्मूला अप्लाई किया, और वो क्या था, दैट cos स्क्वायर t विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2t ओवर 2। आपको पता है cos स्क्वायर हो साइन स्क्वायर हो तो उसको आप डबल एंगल फार्मूला में चेंज कर लेते हो। अब पहले वाला इंटेग्रल सिंपल उधर ही सॉल्व हो गया, अपर लिमिट 2 पाई अप्लाई की 0, तो साइन जो भी 2 पाई पे 0 ही होना है, साइन 2 पाई होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, तो वो कैंसिल हो गया ये भी। यहाँ पे आपके पास 1/2 का इंटेग्रल t/2 बन गया, cos 2t का इंटेग्रल sin 2t/2 बन गया। ये सार dt है, ये लिख लीजिएगा, ये जिस बच्चे की उसमें से कॉपी किया था उसने नहीं लिखे हुए, तो ये यहाँ पे आपके पास, अब इसको आपने जब किया cos का ये बन गया, इस पे जब आप 2 पाई पुट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा पाई, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये वाली टर्म वैसे ही 2 पाई और 0 पे 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा C2 ओवर पाई, यहाँ से मिल गया लैम्डा C1 0 प्लस लैम्डा C2, और ये बन गया आपके पास 2 पाई।
और यहाँ पे था T/2 था, तो यहाँ पे आपके पास ये 2 कैंसिल होके लैम्डा C2 ओवर ये 2 कैंसिल हुआ होगा तो ये पाई बन गया। अब यहाँ पे हम अभी C1 को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास C2 को इसी पैटर्न पे y ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे साइन स्क्वायर t बन गया, तो साइन स्क्वायर पे हाफ एंगल फार्मूला लगाते हो तो वो बन गया 1 माइनस कॉस 2t/2। बाकी ये साइन का वो उसी फॉर्म पे चला के वो 0 हो गया। यहाँ से 2π/2 फिर उसी तरह कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास ये प्रीवियसली ये इक्वेशन बनी थी, ये जरा देख लीजिएगा C1 माइनस लैम्डा पाई C2 है, और यहाँ पे ये माइनस लैम्डा C1 प्लस C2। फिर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और 2 विद वेरिएबल C1 एंड C2। अब C1 और C2 के ये कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 किया, जहाँ से हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब एक वैल्यू आपके पास लैम्डा की क्या है, प्लस पाई बाई 1/पाई, और दूसरी जो है वो माइनस 1/पाई है। यहाँ पे हमने 1 पॉजिटिव वाले के साथ इसको सॉल्व किया। क्या किया जी, पाई की लैम्डा की वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं C1 और C2 वाली, जिनके डिटर्मिनेंट हमने बनाया था। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ लैम्डा की वैल्यू 1/पाई, तो पाई और पाई कैंसिल हो गई, ये बन जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा C1 इज इक्वल टू C2। जब आप दूसरे में पुट करोगे तो उसमें अगर यहाँ पे पुट करते हो तो यहाँ पे ये बन जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे फिर ये उसी फॉर्म पे रिलेशन ये हमें मिल गया C1 माइनस C1 इज इक्वल टू C2। इसको मैं y ऑफ x में पुट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ 1/पाई। C1 ओवर पाई कांस्टेंट आ गया, C1/पाई को कांस्टेंट में निकाल के इसको इक्वल टू 1 पुट करूंगा, तो ये मेरे पास y ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ये आइगन फंक्शन आ गया कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू। दूसरा जो -1/पाई के साथ है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब इसमें देख लीजिएगा कि जब आपके पास ये वैल्यूज आएंगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर तो C की यहाँ पे एक ही वैल्यू होगी तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, वरना उसको जब आप करोगे तो वो ख़त्म। C अगर अकेला ही है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि C की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और अगर C की वैल्यू दो है, C1 और C2 है, तो फिर पॉसिबिलिटी यही है कि आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी उसकी, जो है जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा।